Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to start my new chapter that is ecosystem. और अब तक मैंने आपको इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। उसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में जो सारी डिटेल्ड थ्योरी जो है वो कंप्लीट करवाई है। और उसमें आप अगर लिंक स्टार्टिंग से देखोगे तो एंडिंग तक आपको इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और उस चैप्टर में मैंने आपको अब तक सिर्फ इकोलॉजिकल हायरार्की के जो 3 लेवल हैं वो स्टडी करवाए थे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड वन इज़ पॉपुलेशन एंड द थर्ड वन इज़ कम्युनिटी। और वो जो इकोलॉजिकल हायरार्की के तीनों जो लेवल हैं उसमें हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट को स्टडी किया था। तो अब तक हमने बायोटिक के साथ कोई रिलेशन नहीं देखा था। हमने जो भी स्टडी किया था वो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक इंटरेक्शंस थी। बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इंटरेक्शन थी। बायोटिक मतलब जो लिविंग है और नॉन बायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इकोसिस्टम, इसमें हम बायोटिक के साथ साथ ए बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से इस लेवल से हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की के इस लेवल से हमारा इकोसिस्टम में बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है वैसे ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी इकोसिस्टम के भी। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखोगे तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम सबसे पहले अब तक मैंने जो लास्ट चैप्टर में बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक इंट्रैक्शंस थी। बायोटिक जो भी रिलेशंस थे आपस में वो स्टडी किए थे। उसके अलावा मैंने कुछ मेजर टर्म्स आपको बताई थी। आज के चैप्टर में इकोसिस्टम को सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये जो टर्म है इकोसिस्टम दैट वाज गिवन बाय एजी टेंसले। एजी टेंसले जो थे उन्होंने इस टर्म को दिया था सबसे पहले। और अगर हम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात करते हैं तो वो है ईबी ओडम। ईबी ओडम जो है वो फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो पार्ट है इकोसिस्टम उसके फादर हैं ईबी ओडम। बेसिकली इकोसिस्टम है क्या, तो ये जो एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी एक स्टेटमेंट दैट इज इट इज़ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है एनवायरनमेंट की जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है और सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब वो अपने आप ही मैनेजेबल है, वो अपने आप ही अपने आप को रेगुलेट कर लेती है। इसमें इस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं या ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इस तरीके का रिलेशन है कि सब कुछ बैलेंसिंग रहता है, सब कुछ अपने आप रेगुलेट रहता है। चाहे वो हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम कोई भी फंक्शन है इकोसिस्टम का उसकी बात कर रहे हैं। लाइक अगर हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप ही रेगुलेट रहेगा। सिस्टम जो है वो पूरा अपने आप रेगुलेट रहता है, एक साइकिल की तरह वर्क करता है जिसमें वो खुद ही अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन करके रखता है। तो ये इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। आप इसको होम्योस्टेसिस की तरह भी ले सकते हो। जैसे कि अगर हम एक टेम्परेचर को एक फैक्टर लेके बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन कर पाता है उसको हम होम्योस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो अपनी हर एक चीज़ का जो लेवल है उसको एक मैनेज करके रखता है उसको। तो वो एक अपने आप में ही रेगुलेटिंग है। तो इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। अब हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे विच इज़ आर ऑफ 2 टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो ये सब जो है ना ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। मैं सिर्फ उसको डिकोड कर रही हूँ एक तरह से, अपने शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप पहले यहाँ से समझ के एक बार उसके बाद अगर एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद उसकी एक एक लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ना, वो आपको फिर ईजिली समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो है दैट इज़ टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल 2 तरह के होते हैं विच इज़ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें आते हैं जो भी अर्थ क्रस्ट पर होंगे, लाइक फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गए, ट्री हो गया, डेजर्ट हो गए। ये इस तरीके के इकोसिस्टम है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं और इनकी आपस में इंट्रैक्शन को भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे लिविंग नॉन लिविंग सब फैक्टर मिलके एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। लाइक
फॉरेस्ट जो है वो एक इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो गया। ये ऐसे इकोसिस्टम है जो अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने टाइप के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी टाइप की वेजिटेशन को रखते हैं, अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, और फिर उनके बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं और फिर एक इकोसिस्टम बनता है। लाइक ट्री का एक एग्जांपल भी आप इकोसिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ट्री पर भी बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फीड करते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्री भी एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट आप इंक्लूड कर सकते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब मैं बात करूँगी एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप फ्रेश वाटर के एग्जांपल ले सकते हो या फिर आप मरीन वाटर के एग्जांपल ले सकते हो। तो फ्रेश वाटर में आता है लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्वैम्प एरियाज़ हो गए या फिर रिवर हो गया। ये जो है सारे फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम हैं। और अगर मरीन इकोसिस्टम में हम इन्वॉल्व करते हैं दैट इज़ ओशियन, तो ओशियन भी एक मरीन इकोसिस्टम हो सकता है। यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे इकोसिस्टम भी होते हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। लाइक अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें मैन मेड इकोसिस्टम आता है, दैट इज़ क्रोपलैंड्स, जो कि हमारी ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं। डैम हो गया, कोई हमने बांध बना रखा है वो हो गया, कोई एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम में हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोई भी फ़िश हो गई या कोई भी क्रैब हो गया, मोलस्क हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस को ग्रो करवाते हैं। तो वो सब अपनी टाइप की ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें क्रॉपलैंड, डैम, एक्वेरियम ये सब आते हैं। तो ये जो था ये इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। तो जैसे मैंने आपको अब तक बता दिया है कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं इकोसिस्टम में। तो बायोटिक में आएंगे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, एंड एबायोटिक में आएंगे अपने जो भी फैक्टर थे, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट, सॉइल, वाटर। प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो रेनफॉल है वो कितना है। टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए। और सॉइल और वाटर, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो बहुत डिटेल में स्टडी करवा दिए थे। एबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम की ये एबायोटिक फैक्टर हैं। आज हम जो हैं अब इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो बायोटिक फैक्टर की तरफ होगा, जिनमें प्रोड्यूसर्स होंगे और कंज्यूमर्स होंगे। कंज्यूमर भी दो तरह के होंगे, इधर इट कैन बी मैक्रो कंज्यूमर और इट कैन बी माइक्रो कंज्यूमर। अगर ये माइक्रो कंज्यूमर हैं तो वो कंज्यूमर ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे साइज़ में, और मैक्रो कंज्यूमर ऐसे होंगे जो साइज़ में बड़े होंगे। तो बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं क्या? देखो, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों ही लिविंग है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना बनाते हैं। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, और साथ ही वो खाना जो है दूसरों को भी देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स। सो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं विच कैन मेड देयर ओन फूड, और कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं, मैक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं। कंज्यूमर या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, या फिर अगर वो टॉप की कंज्यूमर हैं तो वो अपने से जो नीचे वाले कंज्यूमर हैं उन पर डिपेंड करेंगे फूड के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करेंगे। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो बायोटिक फैक्टर बनाते हैं इकोसिस्टम का। मैक्रो कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, और टॉप कंज्यूमर हो सकते हैं। ये जो लेवल है कंज्यूमर का, ये हम वन बाय वन आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर ये फॉर्म करते हैं मैक्रो कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर में आएंगे डिकम्पोजर, जिसमें हम बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड वगैरह ये सब ले सकते हैं। अब एक चीज़ और कि हम आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं मैंने, दैट इज़ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हम इन चारों पॉइंट्स को, यानी कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन चारों टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक चारों, ये इकोसिस्टम जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ये चारों टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, और यही कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो इकोसिस्टम के फंक्शन जो हैं वो यही होंगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे है, किस टाइप की प्रोडक्टिविटी है,
डिकम्पोजिशन किस तरह से हो रहा है, एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में किस तरीके से है, जो न्यूट्रिएंट हैं वो किस तरीके से एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, ये मतलब टेरेस्ट्रियल हो सकती है, सेडिमेंट्री हो सकती है, या फिर ये एटमॉस्फेरिक हो सकती है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो ये सब जो है हम पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो, एनर्जी डायग्राम जो है वो किस तरीके से एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है वो पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो फर्स्ट हमारा रहेगा वो होगा प्रोडक्टिविटी, और डिकम्पोजिशन उसके बाद आएगा, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और किस तरीके से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ह्यूमिफिकेशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, लीचिंग होगी, वो सब हम आगे टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। एनर्जी फ्लो में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये लॉ किसने दिया, सेकंड एनर्जी फ्लो किस तरीके से करती है, थर्ड की ट्रॉपिक लेवल कौन कौन से हैं जिनमें एनर्जी फ्लो करती है, फोर्थ हम फूड चैन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, और ये सब हम एनर्जी फ्लो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की तरफ जाएंगे, जिसमें हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, और हम नाइट्रोजन साइकिल हम इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। उसके अलावा हम जो है फॉस्फोरस साइकिलिंग इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हम किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जो कि ये 4 सिस्टम फंक्शन है इकोसिस्टम के, जिसमें प्रोडक्टिविटी हम पहला फंक्शन लेंगे। प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टडी के लिए। तो आई होप आप इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू देखोगे, आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। इकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरे ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।